मैंने कहा पैसे क्यों दे रही हो? मैंने कहा मैं किसी से लेके तो दे नहीं रही हूँ, तो मेरे पैसे हैं। मुझे कपड़ों के लिए कभी कुछ मत कहना कि रोज नए कपड़े पहन के घूमती है। कैसे ढूंढे है ना? हाँ, करनी चाहिए, बिकॉज आपने अपनी लाइफ में, मुझे लगता है आपने बिजनेस संभाला है अपने हस्बैंड का। जिस कहती नहीं ये हम करेंगे कैसे, हमारे तो बच्चे हैं, ये हम 50 ईयर्स पहले मेरे हस्बैंड की सैलरी थी 750। उस समय भी मुझे बॉम्बे का हर 5 स्टार घुमाया। अपनी रिस्पेक्ट को मैंने सबसे ऊपर रखा हुआ है ना। वो उनको गिनाते हैं बार बार कि तेरे में ये नहीं है, तेरे में ये नहीं है, तेरे में ये नहीं है। और हस्बैंड भी अपनी वाइफ को कहेगा। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू पूनम्स माइक। और आज का ये सेशन, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने 2 3 4 जो एपिसोड्स गए उस पर इतना प्यार दिया है ना। मैं तो खुद डरा हुआ था कि इतनी बड़ी मैम के पास जो लेगेसी है, अगर उनमें से कैसा इम्पैक्ट जाएगा, मेरे सवालों का लोग मुझ पे कैसा इम्पैक्ट करेंगे। लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि कई लोगों ने तो मेरे बारे में भी लिखा कि आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, एंड थैंक यू सो मच। मुझे पता है आप मैम के हर शब्द से मोटिवेट होते हैं। तो आज मैंने कुछ अलग सोचा है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैम की जो जर्नी रही है इतने सालों की, है ना, उनकी जो पूरी लाइफ में स्ट्रगल रहा है, सक्सेस रही है ना, उनकी लाइफ में जो जर्नी उन्होंने तय करी है, जो अचीवमेंट्स उन्होंने करी है, सबके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो आज कुछ मत करिए, आज एक चिप्स का पैकेट पकड़ लीजिए, है ना, घर में आ जाइए, आराम से बैठ के मोबाइल में या टीवी में लगाइए ये वीडियोस और पूरी वीडियो को एक जर्नी देखिए। ये पूरा लाइफ लेसन होगा आपके लिए, अगर आप अपना नेक्स्ट डे बेटर बनाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच मैम। पूनम्स माइक में आपका स्वागत है। आपने लोगों को इतनी वैल्यूज दे रहे हैं इस एपिसोड के थ्रू। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया। आज तो बढ़िया है, आप उदास हैं, आप ही के बारे में सब जानने को मिलेगा हमें। अमरीश, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। हाँ। मैं उदास तो कभी होती नहीं, मेरी जिंदगी में उदास वर्ड ही नहीं है। ओके, इस पे भी मैम डीप डिस्कशन करेंगे। लोगों को बड़ा अच्छा लगा, बीच में हमारी कुछ नोक झोंक भी थी, लोगों ने उसमें कमेंट करा था, क्योंकि जरूरी है ना आपसे तीखे सवाल करना। नहीं तो कई बार आप खुश रहते हैं पर लोगों को लगता है कि हर हमेशा खुश नहीं भी रहना चाहिए, तो उसका भी तो एक एंगल हो सकता है। उस एंगल पे आप क्या राय देते हैं वो भी लोगों को पता होना चाहिए। शुरू करता हूं मैम थोड़ा सा। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपका बचपन कहाँ से शुरुआत हुई, एक बार जरा बचपन को थोड़ा सा इलेबोरेट करिए कि लोग भी उससे रिलेट कर पाए। कि ऐसा है, मैंने इतना बचपन तो कभी कहीं पर नहीं बोला, ना मुझसे कहीं किसी ने पूछा है जी। लेकिन मैं अभी आज बताती हूँ आपको। ये किसी को नहीं मालूम कि मैं पैदा कहाँ पर हुई थी। मैं मुरादाबाद में पैदा हुई थी। और मैं मुरादाबाद, मुझे बिल्कुल कुछ भी याद नहीं है, बस मुझे ये पता है कि मेरी बर्थ प्लेस मुरादाबाद थी। उसके बाद मैं पता नहीं शायद 3 या 4 साल की थी तो हम लखनऊ आ गए थे। और मेरी पूरी यंग एज, पूरी मेरी ग्रेजुएशन तक हम तो लखनऊ में पापा शिफ्ट हुए आपके या कैसे? हाँ, लखनऊ में मेरे पापा शिफ्ट हुए। उनकी जॉब लखनऊ में हो गई तो। और मुरादाबाद से लखनऊ तो बहुत बेटर है, सभी जानते हैं। अच्छा। यूपी की कैपिटल है जी। और लखनऊ में बहुत आप करके बहुत बोलते हैं, और मैं सारी जिंदगी आप करके बहुत बोलती रही हूँ। अच्छा, तो आपका जो इनिशियल बचपन था वो लखनऊ में रहा। कितना टाइम आप लखनऊ में रहे? लखनऊ में फिर मैं अपनी शादी तक, मेरी शादी तो आप शुरू से एक बार चलते हैं। जब आप स्कूल लाइफ में थे, स्कूल लाइफ में आपका नेचर कैसा था? हर कोई बोलेगा मेरा नेचर शरारती था, बट आपको अपना नेचर पता है, तो स्कूल लाइफ का थोड़ा नेचर बताइए, घर का थोड़ा इन्वायरमेंट बताइए, और थोड़ा स्कूल के बारे में बताइए। 3 चीजें जो आपके आसपास झटकती थी। तो क्या आपको मैं सच बताऊं ना, तो मुझे स्कूल के शुरू के ईयर्स तो याद नहीं है। ठीक है, मुझे 5th 6th से थोड़ा याद है। हाँ, लेकिन सबको यही याद रहता है। मतलब आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है अभी भी। मेरे को अभी भी अपनी से 5th के बाद ही याद है, उससे पहले का तो मुझे कुछ याद भी नहीं है। उससे पहले का कुछ याद नहीं है, उसके बाद भी इतना कुछ याद नहीं है मुझे। बस मुझे एक बात बहुत अच्छी तरह याद है कि हम 7 सिस्टर ब्रदर हैं और मैं 6 नंबर पर। अच्छा। मैं सिस्टर्स में से सबसे छोटी हूँ, तो मैं बहुत लाडली पली हुई थी। मुझे घर में कोई भी कुछ काम नहीं कहता था। सब बस मतलब सब ये सोच के टाल देते थे कि इसको कुछ आता नहीं है, ये तो छोटी है। तो मुझे उसका बहुत फायदा हुआ पूरी लाइफ, अपनी शादी तक बहुत फायदा रहा। तो आप 7 सिस्टर? नहीं, हम 4 सिस्टर और 3 ब्रदर्स। अच्छा। एक ब्रदर मेरे से छोटा है। और मैं सबसे छोटी तो हुई हो गई बहनों में। थोड़ा सा बताइए एजुकेशन का, क्योंकि 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो लोग बोलते हैं कि आपका सर्कल बड़ा अच्छा होना चाहिए। तो ये तो आपने फैमिली सर्कल बताया, फैमिली का
स्टडी को लेके आपके प्रति कैसा रुझान था, दूसरा आपका फ्रेंड सर्कल क्या था, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए। फ्रेंड्स जैसे होता है, जैसे बच्चे होते हैं ना कि उनको अपने स्कूल में फ्रेंड्स होती हैं, फ्रेंड्स अच्छी लगती हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम 9th-10th में आते हैं, तो हमको तो फ्रेंड्स सबसे अच्छी लगती हैं। आज भी मैं बच्चों को देखती हूँ कि उनको अपने माँ बाप से अच्छी फ्रेंड्स लगती हैं, और ये बच्चों का कसूर भी नहीं होता। बच्चों के उस समय हार्मोन्स चेंज होते हैं और ये ऑटोमेटिकली उनको फ्रेंड्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप अगर इस एज के बच्चों को ये फ्रेंड्स के बारे में कुछ कहोगे ना, तो वो आपको बिल्कुल उल्टा पड़ जाएंगे कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्रेंड के बारे में बोलने की। और पेरेंट्स ये बात समझते नहीं हैं, लेकिन मुझे ये बात मालूम है कि उस समय हार्मोन्स चेंज होते हैं और बच्चों की कोई गलती नहीं तो होती। आपके पेरेंट्स ने कुछ ऐसा रिएक्ट किया या वो समझते थे? मेरे पेरेंट्स, मैं खुद ही नहीं समझती थी, मेरे पेरेंट्स क्या समझेंगे। बड़े सिस्टर ब्रदर थे सब, अब कंट्रोल में तो होते ही हो सबके। और मुझे एक बात बहुत अच्छे से याद है। मैं जब 12th में पढ़ती थी, जब मेरा 12th कंप्लीट हुआ, तो 12th तक मैं लड़कियों के स्कूल में रही पूरा फुल टाइम 12th तक। तो 12th के बाद मेरी सिस्टर ने मुझे कहा, मुझे साइंस लेनी थी, तो मेरी सिस्टर ने कहा कि एक कोएड कॉलेज था कि तू वहाँ पे जाएगी। तो मैंने बहुत घर में लड़ी। मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी वहाँ पे, मेरे को तो लड़कियों वाले कॉलेज में जाना है, मेरे को नहीं जाना वहाँ पे, नहीं जाना। मेरी सिस्टर पीछे पड़ गई, तेरे को लड़के खा जाएंगे क्या, क्यों नहीं जाना, वो इतना अच्छा कॉलेज है, कुछ है। मैं मना करती रही, वो हाँ करती रही। आखिरकार मैं कोएड कॉलेज में गई, क्योंकि मेरी तो चलती नहीं थी, छोटी थी ना, कोई पूछता ही नहीं था। कोएड कॉलेज से आपने क्या लेसन सीखा? मतलब होता है जैसे मैं आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस आपको ऐसा शेयर करता हूँ। मैं भी 10th तक ऐसे ही बॉयज स्कूल में था, फिर सडनली जब मेरा 11-12 था, वो कोविड जहाँ पे बॉयज और गर्ल्स दोनों बैठते वहां हो गया। तो मेरे अपना आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि वहां पे जाने के बाद थोड़ा सा सहमा सा रहता था। थोड़ा सा जब भी घर से कुछ पहन के जाता था तो ध्यान रखता था कि मैंने कपड़े क्या पहने हैं कि नहीं पहने हैं, राइट। क्योंकि पहले तो बॉयज साथ जो मर्जी करो, जो मर्जी चलो। तो मुझे लगता है कोविड से कुछ सीखने को ही मिला। मतलब आप अपना ड्रेसिंग स्टाइल कैसा, बोलते हो तो क्या बोलते हो। कई बार वहां पे हम कुछ भी बोलते थे जो हम बॉयज स्कूल में थे। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा दोनों जगह पढ़ने के बाद? ये हमारा अच्छा था। मेरे पास बायो थी, मेरे पास बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री थी BSc में। तो मेरे मतलब हमारे साथ लड़के बहुत सारे थे। और एक जो मैथ्स वाले थे, तो उसमें लड़कियां नहीं होती थी। तो उन लड़कों को हमेशा लगता था कि हम लड़कियों से बात कैसे करें। तो हम लोग उनसे इतनी बात नहीं करते थे, क्योंकि जानते ही नहीं होते थे। तो जो हमारे क्लास में होते थे लड़के, वो तो हमें लगता था ना जैसे फ्रेंड्स की तरह होते हैं। करेक्ट है। पूरे हेल्पफुल भी होते थे, सब कुछ। मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उस दौरान कभी ऐसा कुछ आपको कोई लेसन मिला जो लॉन्ग लाइफ अभी तक याद हो? कुछ आपने ऐसी सीख ली हो अपने फादर से, अपने मदर से, कि आपको लगता हो कि यार वो सीख आज तक काम आ रही है? या आज भी आप जब लोगों की इतने, आपने सबसे पहले बता दूं, इतने थैंक यू सो मच कि आप इतने हजारों लोगों की काउंसलिंग करते हैं, इतने लोगों की लाइक आप FM पे आते हैं। FM पे आपको इंडिया नहीं विदेशों में सुना जाता है ना। आपके बारे में अखबारों में आया, आपके बारे में मैगजीन्स में आता है, आपके बारे में न्यूज चैनल्स में आता है। हर तरीके के न्यूज चैनल्स में आप जाते हैं और आपका एक ही मोटो होता है, आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। बट इतनी सॉल्यूशन आपके जीवन में आती है, मतलब हर चीज एक सवाल हो सकता है ना कि इतना नॉलेज आपके अंदर आया कैसे? तो क्या फादर मदर जो आप उनसे मिले, कुछ लेसन वहां से सीखा? नहीं, मेरे फादर मदर, ये जो मैं काम करती हूँ ना अमरेशी, मेरे पूरे खानदान में किसी ने नहीं किया। ना मायके, ना ससुराल, कुछ नहीं। ऐसे स्पीच देना, बोलना, वीडियो बनना, ये सब कुछ मेरे पूरे खानदान में किसी ने नहीं किया। मैं इकलौती ऐसी निकली हूँ। ओके, चलिए, तो इस पे मैं बात करूंगा कि जब आप एकलौती ऐसे निकले तो बाकी लोगों का कैसा रिएक्शन है इस चीज के ऊपर, इसी के बारे में थोड़ा बता दीजिए। नहीं, बाकी लोग मेरी बहुत तारीफ करते हैं, बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। मेरी हर इंसान बहुत तारीफ करता है। से मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे सिस्टर ब्रदर हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं। मैं सच में बहुत ही लकी इंसान हूँ कि मेरी सब लोग बहुत तारीफ करते हैं। आप सोचो, मेरे सिस्टर ब्रदर के कभी फोन आते हैं ना, और कभी मैं 2 बार फोन ना उठा पाऊँ, मैं कहीं पर हूँ और साइलेंट पे है फोन, होता है बहुत बार, तो मेरे सिस्टर ब्रदर एकदम पीछे पड़ जाते हैं मुझे कि तू ये नहीं सोचती कि हमारी भी कभी प्रॉब्लम हो सकती है। लोगों की काउंसलिंग करती रहती है, भाई बहनों का ख्याल नहीं रखती। बड़ा मजा आता है सुनने में। ओके, तो एक और सवाल है मेरा, क्योंकि जब आप डिजिटल आए, डिजिटल अपने आप में आना एक बड़ी बात है आजकल की सोसाइटी में। अब तो खैर रील्स वगैरह आजकल के लोग बनाते हैं, लेकिन जब आपने शुरू किया, मतलब आपने 2020 में करीब ये अपना, जब कोविड था, कोविड के टाइम पे, राइट, लॉकडाउन कह लीजिए, 2020 की बात है ये, राइट। तो उस दौरान आपने सारी चीजें शुरू करी। उस दौरान इतना तो नहीं था कि लोग सोशल मीडिया पे अच्छे से करते, बट आपने वीडियो बनाया। मैं 2 प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स आपसे पहले भी मिलते थे, बिकॉज आप हेल्पफुल नेचर के रहे, जैसा आपने बताया शुरू से, तब मिलना,
और अब आपकी वीडियोस को देख के मिलना, जब आपके सामने पहली बार आते हैं तो रिएक्शन कुछ बदला रहता है उनका? नहीं, अब तो लाइफ ही चेंज हो गई। अभी मैं आपको बताती हूँ, दो दिन पहले की बात है, मुझे अपने किसी फ्रेंड को मिलना था, वो यूएसए से आई हुई है। तो पहले मैंने प्रोग्राम बनाया कि हम दोपहर को 1 बजे मिलेंगे लंच टाइम पे। ठीक है। तो फिर बाद में मैंने सोचा कि ये तो लंच टाइम में मिले तो मेरा तो सारा दिन गया। मैंने कहा पूनम ये क्या करने जा रही है तू? तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं तो 1 बजे नहीं मिल सकती हूँ, मैं तो 4 बजे मिलूंगी और सिद्धार्थ होटल में मिलूंगी, रजिंद्रा प्लेस पे। तो मैंने सोचा कि पता नहीं वो क्या कहेगी अपने आप को बड़ा समझने लग गई है, क्या पता नहीं क्या कहेगी। जैसे मैंने उसको कहा, उसने कहा पूनम 4 बजे क्या, तू 8 बजे कहे, 9 बजे कहे, 10 बजे कहे, मैं तेरे को मिलूंगी, बता कितने बजे। मैंने सोचा बड़ी जिंदगी चेंज हो गई मेरी तो। क्या होता है, ये ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। मैं क्योंकि मैं काफी लोगों को इन चीजों के बारे में बताता हूँ। लोग आपसे जब मिलते थे, नॉर्मली ह्यूमन इंटरेक्शन हो रहा है तो पहली बार हो रहा है या दूसरी बार तीसरी बार, लेकिन आजकल वीडियोस के माध्यम से ये होने लग गया कि उनको जब चाहिए वो बटन क्लिक करके आपको देख लेते हैं। बट ये बात आपको नहीं पता। हाँ। क्या पता वो आपकी वीडियोस को बार बार ऑब्सेस तरीके से देख रहे हो, तो लोग ना मिलने की बड़ी इच्छा हो जाती है कि यार इस पर्सन से मिलना है। मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ, मैं आपको बता दूं। मेरे भी पहले तो रिश्तेदार थे वही, अचानक से अब इतने सारे क्यों बनने लग गए हैं? रीजन इज वाई कि वो मेरी वीडियोस को देखते हैं और उनको लगता है यार अमरीश तक पहुंचना आसान है, तो वो बोलते हैं कि यार हम आपसे मिलना चाहते हैं। वेरी नाइस मैम। दूसरा, अब मेरा एक सवाल आपसे ये है इम्पोर्टेंट, कि इतने सारे जो आपने लोगों की काउंसलिंग करी, इतना सारा कुछ करते हैं, अब लोग पूछते हैं कि मैम आपके पास भी 24 घंटे हैं, हमारे पास भी 24 घंटे हैं, आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो आप? मैं एक बार अपनी रोक रही हूँ जी। मैं टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर लेती हूँ जी। मैं वही टाइम मैनेजमेंट जानना चाहूंगा डिटेल में, कि आप अपना फ्रेंड सर्कल भी मैनेज कर लेते हैं पूरी तरह, आप अपना लाइक जो काउंसलिंग का टाइम है वो भी पूरा दे देते हैं, आप अपने चैनल्स के लिए भी वीडियोस बनाते हैं, आप इतने सारे इंटरव्यूज दे चुके हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर, कैसे पॉसिबल होता है, कैसे टाइम मैनेज करते हैं, उसको थोड़ा ब्रेक थ्रू में समझाइए। आपको मैं अभी बता रही हूँ ना, 2 दिन पहले की बात। टाइम मैनेजमेंट मैंने ऐसे किया कि मैंने 1 बजे का पहले टाइम दिया उसको कि 1 बजे मिलते हैं। तो मैंने सोचा कि ये तो 1 से 4 फ्रेंड्स के साथ तो 3 घंटे कुछ ज्यादा नहीं है कि मेरा पूरा दिन निकल जाएगा। और मुझे था कि मुझे उस दिन एफएम के लिए जाना था। आजकल में मैंने खुद डिसाइड करना था, ये सब कुछ मैं खुद डिसाइड करती हूँ, अपनी मर्जी से मैं सब कुछ करती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं तो सुबह वहां पे जाके और शाम को 4 बजे इनको मिलूं, मेरे तो 2 काम हो जाएंगे। तो आप नोट्स बनाते हैं क्या, नेक्स्ट डे क्या करना है उसका कुछ पॉइंट्स बनाते हैं कि ये मेरी मीटिंग? हाँ, मैं कई बार मैं तो भूल जाती हूँ कि इस दिन क्या है, इस दिन क्या है। अभी पीछे की बात है, ये 30th की बात है। मेरे को किसी ने कहा कि मतलब 3 की 4 तारीख को क्या, मैंने कहा नहीं 7 तक मैं कुछ नहीं कर सकती, 7 तक मैं बिल्कुल बुक हूँ, सच में बुक हूँ। ओके। तो मतलब बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि आप नेक्स्ट डे का जो भी काम है वो 1 दिन पहले ही प्लान कर लेती हैं? 1 दिन पहले नहीं, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले भी। आपका शेड्यूल बहुत टाइट हो जाता है। ओके। बट मैम मेरा एक और सवाल आपसे ये है, ठीक है आप काफी कुछ पढ़ती हैं, जानती हैं, है ना, बट ये इतनी नॉलेज आपको कहाँ से आती है? हर इंसान, हम भी वही सोचते हैं, बाकी लोग भी सोचते हैं, आप हर चीजों के ऊपर एक राय देती हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है, तो इतना कैसे आप चीजों को क्लैरिफाई कर पाते हैं? इसके पीछे रीजन क्या है? मैं आपको सच बताऊं, एक तो मैं लोगों की गलतियों से बहुत कुछ सीखती हूँ, लोगों की गलतियों से बहुत कुछ सीखती हूँ। ओके। दूसरा, कोई माने या ना माने, मतलब मैं इस बात को मानती हूँ कि मेरे पास बहुत सारी चीजें गॉड गिफ्टेड हैं। क्या मतलब ये कैसे हो सकता है कि मैं कहीं भी किसी भी इंटरव्यू के लिए बैठती हूँ, मुझे आज तक कभी कोई क्वेश्चन ही नहीं बताता कि क्या पूछेंगे, क्योंकि उनको लगता ही नहीं कि बताओ। वो कहते मैम आपको तो बताने की जरूरत ही नहीं। तो मैं जितनी जगह मेरे टॉक शो, मेरे पॉडकास्ट, मेरा इंटरव्यू, मेरा कुछ भी हुआ है, मुझे आज तक कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं बताया। Okay. और मुझे अपने पे इतना विश्वास होता है कि मेरे से कुछ भी पूछ लो, मेरे पास सब चीजों का जवाब है। Right. ये भी तो कॉन्फिडेंस ये भी तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। What about books मैम, किताबों के बारे में आप क्या सोचती हैं? मैं सबसे पहले सोचती हूँ कि आपका जो दिल करे ना वो करो, वो काम सबसे अच्छा है। Right. मैंने बुक लिखने के लिए तो सोचो, मैंने बुक लिखने के लिए कभी सोचा ही नहीं था पूरी जिंदगी। मैं तो पूरी जिंदगी जो मैं ये कर रही हूँ, ये तो मेरे दूर दूर तक ख्वाबों में भी कुछ नहीं था। कितनी किताबें लिख दी मैम अब तक आपने? 4 किताबें लिखती हैं और बायोग्राफियां भी लिख रही हूँ, क्योंकि लोग मेरे बारे में जानना बहुत चाहते हैं। काफी कुछ यहाँ से भी लोगों को हिंट मिलेगा। बुक्स तो जो पढ़ेंगे, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जरूर मैम की बुक्स आए तो वो लीजिएगा, उसको पढ़िएगा, क्योंकि बुक्स जो है मैम पूरा डिटेल डिस्क्राइब करके लिखेंगे अपने बारे में। अब मेरा सवाल मैम नेक्स्ट ये है कि आपके जीवन में ना, किसी भी गर्ल्स के जीवन में 2 बदलाव आते हैं, आपके जीवन में भी आए। एक आपका मायका था, एक आपका ससुराल था। जब आपने लाइफ में शादी होके यहाँ पे आए तो क्या बदलाव लाइक
फील किया, फेस किया, जो बाकी लड़कियां करती हैं, और उस चीज को कैसे ओवरकम करके, ठीक करके वो अपने घर को अच्छा बना सकती हैं, इसके ऊपर बताइए थोड़ा सा। मेरा घर शुरू से अच्छा था, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी। शादी के बाद इसलिए अच्छा रहा कि मैं शादी से पहले भी अपने फैमिली में छोटी थी, सबसे छोटी थी, तो वैसी कुछ नहीं बोल पाती थी। Okay. बड़े भाई बहन थे, आपको पता ही है, हाँ जी, रोब जमा के रखते थे। और उसके बाद मेरी शादी हुई तो भी मैं अपने, मेरे हस्बैंड सबसे छोटे हैं अपनी फैमिली में, तो मैं तो उनसे भी छोटी रही। ओके। तो मैं तो कभी किसी को कुछ बोल ही नहीं पाई। तो रीजन था कि मैं छोटी थी, किसी को कुछ बोल ही नहीं पाती थी, तो मेरी सबके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही, बहुत ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग रही। लेकिन जैसे सभी आपको इतना ही प्यार करते थे शुरू में? यस, मेरे को अपने ससुराल से बहुत ज्यादा, मैं इस वीडियो में जितना बोलूँ ना, बहुत ज्यादा उतना कम है। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे हैं। मुझे भरपूर इज्जत दी उन्होंने, और मैं भी उनको बहुत इज्जत देती थी, बहुत ज्यादा। ठीक है। कभी कोई एक ऐसा पर्सन, जैसे हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा पर्सन होता है जिसको वो बहुत इजीली रीच कर लेता है, कभी किसी प्रॉब्लम में, किसी कोई सवाल में। आपके जीवन में तो मुझे लगता है कभी कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं, लेकिन कभी कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट ऐसा दिमाग में आया हो, तो ऐसा कौन सा ऐसा क्लोजेस्ट पर्सन है जिसको आप तुरंत रीच करते हैं? मैं इस मामले में बहुत ही किस्मत वाली हूँ, बहुत ही किस्मत वाली हूँ। लोगों की लाइफ में एक इंसान ऐसा नहीं होता, मगर मेरी लाइफ में मेरे राइट हैंड में मेरा बेटा है, और मेरे लेफ्ट हैंड में मेरा ब्रदर है, और उसके बाद मेरी 2 बेटियां हैं। मैं इन सबके साथ बिल्कुल जो भी मेरे दिमाग में बात होती है, मैं पूरी डिस्कस कर लेती हूँ, पूरी सब कुछ, मैं हर बात डिस्कस कर लेती हूँ। मतलब ये कितनी खुशी की बात है, स्पेशली जो वुमेन देख रही होंगी। जनरली मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि मेरा एक फ्रेंड है ना, या कोई, लेकिन कितनी अच्छी बात कही आपने कि आपका ब्रदर, मतलब इससे साफ दिखता है कि आप रिलेशन को कितना महत्व देती हैं। और एक तरफ आपका बेटा है, फिर बेटियां, मतलब आपने सोच के भी या फिर इंस्टेंट भी आंसर दे देते 4 लोग का। ये इंस्टेंट ही आंसर था मेरा। मुझे ये लग रहा था कि मैं बोलूं या अपने फैमिली के सारे मेंबर्स का नाम ऐसे बोलूं कि ना बोलूं, मैं ये सोचने लग गई। नाम आपने नहीं बताया, आपने बेसिकली फीलिंग्स को बताया, और मुझे लगता है इससे लोग मोटिवेट होंगे और ज्यादा क्लोज वन अपने फैमिली पे ध्यान देंगे, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपके हर समय आपके साथ रहते हैं। हमेशा मैं आपको एक बात बताऊं कि ये हर एक को करना चाहिए। आपको अपनी फैमिली को हमेशा एकदम ऊपर रखना चाहिए। जहां पर आपकी अपनी फैमिली साथ दे सकती है ना, वहां आपका फ्रेंड कितना भी अच्छा होगा, फ्रेंड तो फ्रेंड ही रहेगा ना, फैमिली तो फैमिली रहेगी। तो मैं आज भी मैं अपनी फैमिली को सबसे ऊपर समझती हूँ। मेरी लाइफ में कोई अच्छी बात हो, बुरी बात हो, खुशी वाली बात हो, गम वाली बात हो, मैं कभी किसी बात से परेशान हूँ, खुश हूँ, मैं सबसे पहले अपने बच्चों को फोन करती हूँ। ओके। सो मैं यही जानना चाहता हूँ, इतनी लाइफ में कभी एक ऐसा कोई मोमेंट आया जहां ब्रोक हुए हो, टूटे हो, कुछ लगा, उदास हो गए हो, किसी भी पॉइंट पे कुछ तो हुआ होगा? मैं अपनी लाइफ में कभी उदास नहीं। मैं इसको थोड़ा डिटेल में जानना चाहता हूँ आपसे। हर बार सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग तो नहीं हो सकती ना? लेकिन मेरी लाइफ में मेरी अकॉर्डिंग चली। अच्छा, सारी मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। ओके। मेरी अकॉर्डिंग चली। मैंने शादी से पहले भी बहुत अच्छी लाइफ जी, और शादी के बाद तो मैं कभी भी आपने ऐसी सिचुएशंस को फेस नहीं किया आज तक? नहीं। ओके। अगर किसी को करना हो तो कैसे वो हैंडल करेगा? तो करे, अगर आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड है, तो आप उन्हीं को पहले देखोगे ना। सबसे पहले उनके साथ डिस्कस करना चाहिए। बिल्कुल। ओके। क्योंकि जब लोग घर में बात ही नहीं करते आपस में, तो फिर आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? कोई भी बात है, किसी भी बात से आप परेशान हो, तो जब तक आप घर में बात नहीं करोगे उन लोगों से, तो कैसे? लोग बात ही नहीं करते, तभी परेशान होते हैं। आप किस पे गई हैं, मॉम पे या डैड पे? मैं मॉम पे ज्यादा हूँ। अच्छा, मेरी मॉम बहुत फेयर थी, तो हम सारे भाई बहन बहुत फेयर। स्ट्रिक्ट थी बहुत? नहीं, कोई स्ट्रिक्ट नहीं था। Okay. मेरे काम में तो ऐसा होता था कि जब मैं बीएससी में पढ़ती थी, तो मेरे पापा कभी जैसे मेरी मम्मी कभी मुझे कुछ कह देती थी कि वहां से गिलास दे दे, या वहां से चम्मच पकड़ा दे, या कुछ है, तो मेरे पापा हमेशा कहते थे उसके पास साइंस है, उसको बहुत पढ़ना होता है। मुझे कहते थे तू जा अंदर जा। मेरी मम्मी को कहते खबरदार उसको कुछ काम कहा तो, और मैं बड़े आराम से मम्मी को ऐसे देखना मैंने और मैंने अंदर चले जाना। अच्छा, बचपन में भाइयों के बीच में आपस में लड़ाइयाँ होती थी आपकी? नहीं, ऐसे नहीं। लड़ाइयाँ होती थी? मेरी नहीं किसी से। आप समझदार थे, बहुत शांत स्वभाव के थे? शांत तो मैं अभी भी हूँ। अच्छा, बचपन की बात पूछ रहा हूँ। बचपन में भी शांत थे। Okay. मैं हेल्पिंग नेचर की तो बहुत पहले से थी। मुझे 9th क्लास में जब थी, मुझे बहुत सारी बातें याद है। मैं बहुत हेल्पिंग नेचर की थी, और अपने घर में लड़ भी पड़ी 1-2 बार। कोई एक किस्सा आप उस समय का सुना सके?
मैं बताती हूँ कि जब मैं 9th क्लास में थी तो हमारे घर के पास ना सैटरडे को बहुत सारे पुअर पीपल निकलते थे, बहुत सारे, और हमें उस समय हर हफ्ते पॉकेट मनी मिलती थी। तो उस समय कॉइन्स होते थे, तो वो सब लोग खर्च कर लेते थे और मैं ना उसको जोड़ के रखती थी। और जोड़ के रखती थी, और जब वो गरीब लोग वहाँ से निकलते थे ना, तो मैं अपने सारे कॉइन्स एक एक करके सबको बांट देती थी। मेरी बड़ी सिस्टर ने मुझे एक हफ्ते देखा, दूसरे हफ्ते देखा, तीसरे हफ्ते तो उसने मुझे पकड़ लिया, कहती ये क्या करती है। मैंने कहा क्या कर रही हूँ, कि ये पैसे उनको क्यों दे रही है। मैंने कहा पैसे क्यों दे रही हूँ, मैंने कहा मैं किसी से लेके तो दे नहीं रही हूँ, तो मेरे पैसे हैं, तुम लोग खा लेते हो, मैं खाती नहीं हूँ, मैं देती हूँ उनको, तो क्या कर रही हूँ। तो उसने कहा कि नहीं तू ऐसे नहीं देगी। मैंने कहा जो मर्जी कर लो, मैं दूंगी। तो मेरी सिस्टर चुप हो गई। मैं थोड़ा जोर से बोली, 9th में पढ़ती थी, मैंने कहा जो मर्जी कर लो, मैं दूंगी। और मैं किसी से लेके नहीं दे रही, मैं तो अपनी पॉकेट मनी के दे रही हूँ। मतलब मैं उस समय से ऐसी थी, हेल्पिंग नेचर की थी। आज मैम बड़े कमेंट्स आते हैं आपकी वीडियोस के ऊपर कि मैम आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। एक कमेंट्स तो मैं पढ़ रहा था आपकी वीडियोस के ऊपर, ये लिखा था कि मैम आप हर वीडियोस में क्या अपने कपड़े रिपीट नहीं करती क्या, क्योंकि पहली बार हर वीडियोस आपकी अलग दिखती हैं। इतनी सारी वीडियोस ऑलमोस्ट आपने बनाई हैं, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, मेरे ऑफिस में भी ये बात चल रही थी कि मैम की जो कपड़े हैं वो रिपीट नहीं होते हैं, जो वीडियो एडिटर्स हैं वो बताते हैं हर बार नया कपड़ा है उनका, ये सारी चीजें। तो दुनिया तो ध्यान रखिए, क्योंकि आप खुद एक सेलिब्रिटी हो गए जी आज के डेट में, और एक इतनी बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अब लोग आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये सेंस आपने अभी 8, 10, 20 सालों में डेवलप करा है शादी के बाद से, या शुरू से ही आप अपने ऊपर ध्यान रखती थी? मैं 50 साल से ऐसी हूँ। मैं 50 साल से कपड़े पहनने की बहुत शौकीन हूँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के और सब है। और मैं हर 2-3 महीने बाद एक बार अपने हस्बैंड को बोल देती थी कि प्लीज मुझे कपड़ों के लिए कभी कुछ मत कहना कि रोज नए कपड़े पहन के घूमती है। तो मुझे कहती थी मैं तेरे को कह कब रहा हूँ। मैंने कहा मतलब सोचना भी मत। मैं हर 2-3 महीने बाद एक बार अपने हस्बैंड को बोल देती थी कि कभी सोचो भी तो बोलो ना। तो मैम इस पे एक सवाल उठ सकता है, बहुत से गर्ल्स जो देख रही हैं कि उनको लग रहा है कि आपके हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान थे, अभी टचवुड वो नहीं है, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स और सारी चीजें आपके साथ हैं। अब लोग का सवाल हो सकता है कि इतना अच्छा पति कैसे ढूंढे, है ना। आपसे लोग, बहुत सारे लोग सवाल पूछते होंगे, तो मेरा भी सवाल है, क्योंकि वीडियोस में बहुत सारी गर्ल्स देख रही हैं, क्योंकि उनका कंप्लेंट रहता है भाई अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा, अच्छा हस्बैंड नहीं मिल रहा, है ना, उसमें ये कमी है तो ये कमी है। तो एक सवाल हो सकता है आपसे कि एक अच्छा पति कैसे ढूंढा जाए, या कैसे, मतलब कैसे रिलेशन को बनाया जाए? बताती हूँ, देखिए अच्छा पति ढूंढने के लिए तो आप सबसे पहले देखो कि वो वेल एजुकेटेड होना चाहिए। तो उसमें बहुत सारी अच्छी बातें उसमें ऐड होती हैं। और मैंने अपना पति अच्छा एजुकेटेड ढूंढा। मेरे हस्बैंड मतलब पढ़ा लिखा होना चाहिए, सेंसेबल, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा लिखा। ये नहीं कि BA MA किया हुआ तो पढ़ाई हो गई अच्छी, नहीं वो नहीं अच्छी पढ़ाई होती। मेरे हस्बैंड ने रुड़की से इंजीनियरिंग की हुई थी और फिर बॉम्बे IIT से पढ़े हुए थे। इससे ज्यादा अच्छा पढ़ा हुआ पति मुझे क्या मिल सकता था। तो फिर एक सवाल उठ सकता है कि भाई गर्ल्स को भी उतना वेल एजुकेटेड होना चाहिए। तो मैं BSc थी ना, ऐसे 50 साल पहले BSc कहाँ होता था, कोई कौन पढ़ता था। तो मतलब क्या आप उन लोगों को कह रही हैं कि जो अगर अपना पति वेल एजुकेटेड ढूंढे वो ही पढ़ी लिखी हो, ऐसा नहीं कि वो खुद ही हस्बैंड भी तो चाहेगा ना सबकी वाइफ भी तो कुछ पढ़ी हुई हो ना, वो भी तो चाहेगा ना। फिर एक घर को चलाने के लिए शुरू में, क्योंकि हर जब एक अच्छा वेल एजुकेटेड पर्सन होता है वो इंस्टेंट उसके बाद इतने पैसे नहीं होते कि वो बहुत अच्छा कर ले, तो आपको क्या लगता है कि वुमेन को भी जॉब्स करनी चाहिए? बिकॉज आपने अपनी लाइफ में, मुझे लगता है आपने बिजनेस संभाला है अपने हस्बैंड का, नॉट इवन कंप्लीटली बट काइंड ऑफ, आपने जैसा लाइक डिस्कशन आपने करा कि आप ऑफिस जाते थे, बैंक्स के सारे काम करते थे, तो आप बिजनेस में तो रही हैं अपने हस्बैंड के साथ। क्या लगता है कि जितने भी वुमेन जिनके पति बिजनेस कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, उनको भी काम बटाना चाहिए, उनको घर का काम करना चाहिए? घर का काम करना चाहिए, लेकिन जो लेडीज कहती है नहीं ये हम करेंगे कैसे, हमारे तो बच्चे हैं, ये हम, अरे बच्चे तो सुबह 7-8 बजे स्कूल गए, 1:30-2 बजे से पहले तो नहीं आते ना। ठीक है, आप हस्बैंड को थोड़े बहुत तो हेल्पफुल हो ही सकते हो। तो मैं होती थी, जैसे मेरे हस्बैंड कभी बाहर कहीं जाए 2-3 दिन के लिए ऑफिस के काम से कुछ है, तो मैं अपने ऑफिस जाती होती थी। कैसा था आपका ऑफिस जब आप शादी होके आई? तो कितने दिन बाद आप ऑफिस वगैरह जाना शुरू कर दिया आपने? 2 साल के बाद। 2 साल के बाद? 1 साल बाद बिजनेस शुरू किया था, उसके 1 साल के बाद मैं हेल्पफुल थी। कभी कोई बैंक का ऐसे काम होता था, कुछ होता था, तो मेरे हस्बैंड कहते तू चली जा, लेडीज को ज्यादा बैठाते नहीं है, कुछ है, तूने करना क्या है, तूने सीधा बैंक मैनेजर के रूम में जाना है, चाय पिएगी आराम से बैठ के और काम हो जाएगा, काम कराएगी, जाती होती थी मैं। अंडरस्टूड। सो अभी आपने कहा कि शादी के 1 साल बाद उन्होंने बिजनेस शुरू करा, तो थोड़ा सा मुझे उस दौरान सर के बारे में थोड़ा बताइए कि
क्या लाइफ थी उनकी, फिर आपके आने के बाद क्या चेंजेस आए? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड बॉम्बे में जॉब करते थे। ओके। और इनके ब्रदर्स ने बोल दिया था कि भाई ये शौकिया जॉब कर रहा है, इसको जब भी बिजनेस करना होगा 6 महीने बाद, साल बाद ये करेगा बिजनेस। और सोचिए, आज से इतने साल पहले, 50 ईयर्स पहले, मेरे हस्बैंड की सैलरी थी 750। उस समय 750 भी होती थी। हमारे पास पैसे वैसे नहीं होते थे, लास्ट में जाके ना कुछ नहीं होता था। मेरे हस्बैंड ने उस समय भी मुझे बॉम्बे का हर 5 स्टार घुमाया। हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हम वहाँ पे लंच या डिनर कर पाएं। हमारे पास इतने पैसे होते थे कि हम 2 कप चाय और एक पकौड़े की प्लेट ले पाए। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे हर 5 स्टार होटल में हमने चाय पी है और पकौड़े खाए हैं। हर 5 स्टार में। मतलब मैंने उस समय से अपनी लाइफ बहुत ही अच्छी जी है, जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता था। और उसके बाद हम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़े। फिर उसके बाद हमने बिजनेस शुरू किया, फिर थोड़े हमारे पास पैसे बढ़े, फिर हमने लंच करना शुरू किया। बिजनेस के बारे में बताइए, किस टाइप का बिजनेस शुरू करा? हमारा जैसे प्लास्टिक की पाइप्स होती है ना, बहुत डिफरेंट तरह की पाइप्स होती हैं, तो हम उनकी मशीन्स बनाते हैं। ओके। आज भी हमारा वही बिजनेस है, काफ़ी अच्छा, हमेशा ही अच्छा रहा है, तो भगवान की दया है। तो उस समय क्या था कि जब पहले जैसे हमने ब्रेड मतलब चाय और पकौड़े खाए, उसके बाद हमारे पास थोड़े और पैसे बढ़े, हमने लंच करना शुरू किया। शुरू में हम लंच करते थे, एक दाल मंगवाते थे, एक पराठा मंगवाते थे और हम लंच कर लेते थे। उसके बाद हमारे पास और पैसे आए, हमने सब्जी मंगवानी शुरू की। मैं आपको सच बता रही हूँ। उसके बाद हमारे पास और पैसे आए, हमने सूप लेना भी शुरू कर दिया। उसके बाद हमारे पास और पैसे आए, हमने डिजर्ट भी खानी शुरू कर दी। मतलब मेरे हस्बैंड ने कभी 5 स्टार ऐसा नहीं किया कि छोड़ा हो ले जाना। मैंने अपने हस्बैंड के साथ पूरी जिंदगी 5 स्टार में खाने खाए हैं। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद था। और उसके बाद तो फिर पता ही नहीं, फिर तो इससे लोग काफी मोटिवेट हुए होंगे मैम, क्योंकि एक ना थॉट प्रोसेस कहते हैं ना कि आप अच्छे नहीं हो तो बनने का नाटक करो, एक दिन अच्छे बन जाओगे। तो कहीं ना कहीं वो वाली लाइन इसमें फिट बैठती है कि आप उस माहौल को आप पहले से इंजॉय कर रहे थे, आप वो मैनिफेस्ट कर रहे थे कि यार वही चीज मैं कर रही हूँ, राइट। और वो चीज धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई और आज आप यहाँ पे हैं। और लकीली आपका बिजनेस डेफिनेटली और आगे मैम ग्रो करे, है ना। तभी क्योंकि कहीं ना कहीं जो काम आप कर रहे हैं उनसे लोगों को हेल्प मिल रहा हो। कोई एक ऐसी स्टोरी, कोई एक ऐसी कहानी कि आपके जो कस्टमर्स जो हैं उनके थ्रू आपको सुनने को मिला? वैसे तो बहुत सारे ऐसे मेरे हस्बैंड के ना बहुत अच्छे कस्टमर, बहुत अच्छे थे जी। तो मुझे याद है एक बार हम बॉम्बे गए थे, शायद अगर बाई चांस ये वीडियो उनके सामने पड़ जाए तो वो देख लेंगे जी। तो हम गए वहाँ पे, तो मैं और मेरे हस्बैंड गए, तो उन्होंने ऐसे, उनके पास कोई उनका वर्कर आया तो उन्होंने कहा कालरा 6 पे ये करवा दो, कालरा 4 पे ये करवा दो। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे, उन्होंने भी सुना, मैंने भी सुना कि क्या बोल रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने उनसे पूछा कि आपने अभी उसको क्या कहा है। तो हमने सोचा कि शायद हमने गलत सुना हो, कालरा ना बोला हो, कुछ और बोला हो। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं बोला उसको। मैंने कहा नहीं, अभी उसको क्या बोला है जिसको बुलाया था अभी। तो कहते कुछ नहीं, उसको ये बोला कालरा 4 पे ये, कालरा 4 पे ये करवा दो, कालरा 6 पे ये करवा दो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि कालरा 4 और कालरा 6 क्या है। तो वो बहुत हंसे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा है, हमारी 20 मशीन्स उनके पास थी। तो कहते हैं कि अब ऐसे तो पता नहीं चलता ना कि किस मशीन पे क्या करना। हमने सब पे एक लगाया हुआ है, कालरा 1, कालरा 2, कालरा 3। तो जिस मशीन पे कुछ होता है तो मैं उनको वो बोल देता हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगा, वो बहुत ही अच्छा लगा। ग्रेट। बट मुझे ऐसा लगता है, अभी थोड़ा पीछे क्वेश्चन पे मैं चलूंगा, जो आपने कहा कि मेरी चीजें हर में हिसाब से चलिए। मुझे लगता है इंसान की चीजें हर जीवन में हर एक इंसान नहीं चलती जैसे आप, क्योंकि आप कोई 1-2 काम तो करती नहीं है, आपका शेड्यूल इतना बिजी रहता है। हम वीडियोस में देखते हैं आप हर दिन कोई ना कोई इवेंट्स अटेंड कर रही होती है, कोई ना कोई फंक्शन अटेंड कर रही होती है, कहीं स्पीच दे रही होती है। बट ऐसा होता है ना कि कई बार, क्योंकि मैं भी इसी क्षेत्र में हूँ, कई बार हम सोचते हैं कि हम थॉट हमारा रहता है कि अच्छा मैं जब जाऊंगा तो वहां ऐसा इन्वायरमेंट होगा, या मेरे लिए जो बोला गया है ऑर्गेनाइजर ने, ये सारी चीजें की होंगी। बट कई बार आप जाते हैं और आपको वो चीज नहीं मिलती। 1 बार 2 बार ऐसा हुआ है, और हुआ है तो फिर आपने उस पर क्या एक्शंस लिए हैं? मैं आपको बताऊं, डिटेल में बताइएगा जी। मैं जो कुछ भी काम करती हूँ ना, मैंने उस काम में एक चीज को सबसे ऊपर रखा हुआ है, अपनी रिस्पेक्ट को मैंने सबसे ऊपर रखा हुआ है। और ये सबको पता है, ये सबको पता है। अगर मुझे कहीं पर वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, मैं बिना सोचे समझे उस इंसान को छोड़ देती हूँ। और मैंने छोड़े भी हैं, लोग छोड़े भी हैं, और बहुत सारे लोग जानते भी हैं।
मुझे अपनी इज्जत सबसे पहले प्यारी है। मैं अगर मुझे इस लाइन में रिस्पेक्ट नहीं मिलती ना तो मैं सब कुछ छोड़ देती। मैं सब ये यूट्यूब में वीडियो बनाने ये सब मैं सब कुछ छोड़ देती। मेरे को कोई मजबूरी नहीं है, कुछ नहीं है, मैं तो शौकिया कर रही हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, मतलब बहुत डीप बात है मैम कि इस दुनिया में लोग ना लेट इट गो कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं। मुझे लगता है ये चीज नहीं करनी चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में है, होनी भी चाहिए। मतलब आप लोग जो सुन रहे हैं, मुझे लगता है मैम की इस बात से ये बहुत ही बड़ा एक लेसन दिया आपने सच में कि सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं नहीं हो रही है तो वहां से आपको निकलना पड़ेगा। ये बहुत सीरियस टॉपिक है, मतलब आपने बहुत कम शब्दों में इतनी बड़ी बात कह देते हैं। मैं कभी कभी इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि सच में कितनी गहरी और डीप बात है। क्योंकि मेरे को ये सब काम करने की कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं। मैं तो आज इसी समय इसी वक्त सब कुछ छोड़ सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं है। मेरी लाइफ वैसे भी बहुत अच्छी है। मैं ये कुछ ना भी करूँ ना, मैं तो भी बिंदास जिंदगी जीती हूँ अपनी। अभी भी जी रही हूँ। अब थोड़ा सा बात करते हैं शादी के बाद, जब आप दिल्ली में रहने लग गए, यहाँ पे यहाँ का फ्रेंड सर्कल, एनवायरनमेंट, माहौल कैसे बनाया? नया जगह था, कैसे बनाया आपने इतना कुछ? अरे आपको बड़ी अच्छी एक बात बताती हूँ, ये मैंने कभी कहीं नहीं बोली। हाँ जी। जब मेरी बेटी 3 साल की थी तो स्कूल जाने लगी लोअर केजी में, तो जिस स्कूल में जाती थी बस पे जाती थी। तो हम सब मतलब और भी मदर्स की मतलब और भी बच्चों की मदर्स सब आती थी। तो वहाँ पे ऐसा था कि हम 8 मदर्स थे जो हम बच्चों को बस पे चढ़ाते थे और उसके बाद हम वहाँ पे आराम से आधा घंटा बातें करते थे। और फिर मैं घर आती थी। मेरे हस्बैंड कई बार तो सोए होते थे, कई बार जागे होते थे, तो कहते थे बस आज लेट आई। मैंने कहा हाँ बस लेट आई, बात खत्म। अभी रोज ही ऐसे होने लग गया। तो मेरे हस्बैंड कहे कि आजकल रोज बस लेट आती है। मैंने कहा नहीं बस कुछ लेट नहीं आती है। हम फ्रेंड्स हैं, हम वहाँ पे खड़े गप्पे मारते रहते कि घर में उस समय सुबह कोई काम नहीं होता, किसी को कोई काम नहीं होता। हमने वहां से अपनी पहली किट्टी स्टार्ट करी थी 8 लेडीज की। ओके। और वो किट्टी इतनी हिट हुई कि आज तक किट्टियों में फंसी हुई हूँ। मतलब आपकी पर्सनल सोशल लाइफ भी बहुत अच्छी रही है, बहुत फ्रेंड्स में और बहुत मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बहुत खुश रहती हूँ। मैं बहुत बार बोलती हूँ आई लव माई फ्रेंड्स। मैं अभी भी बोल रही हूँ, जितनी मेरी फ्रेंड्स सुन रही होंगी खुश हो रही होंगी। ग्रेट मैम। नहीं, सोशल लाइफ तो आपकी सच में बहुत अच्छी रही, क्योंकि हम देखते हैं वीडियोस में आपके फ्रेंड्स में। मैंने आपका देखा था जब बुक लॉन्च हुआ था आपका, मैं हैरान हो गया था। मैं और पीछे खड़ा था, मैं देख रहा था कि आपकी फ्रेंड्स आपके बारे में कितना कुछ कहना चाहती थी। उनके पास समय नहीं था, मतलब वीडियोस के माइक नहीं मिल रहा, मतलब माइक नहीं मिल रहा था। वो बहुत कुछ कहना चाह रही थी। मतलब बहुत गहरी रिलेशन ऐसे नहीं हो जाता। मतलब हम सबके दोस्त रहे हैं, बट मुझे लगता है आपने बहुत सारा समय दिया है। मैं आपको मैम बताऊं, अच्छा इंसान कोई भी बन सकता है जीवन में। मैं अपना आपको बताता हूँ, उस बनने के लिए ना आपको एक कीमत चुकानी पड़ती है। मुझे लगता है वो कीमत आपने चुकाई है। नहीं, समय देके, टाइम देके। मैंने ऐसी कोई कीमत नहीं चुकाई। हमारी लाइफ में ना, मेरे और मेरे हस्बैंड की लाइफ में ना कुछ 2-4 चीजें बहुत अच्छी थी जी। एक तो था कि जैसे मेरी फ्रेंड्स से किसी की एनिवर्सरी है, किसी के बच्चे की शादी है, किसी का बर्थडे है, किसी का कुछ भी है, मैंने और मेरे हस्बैंड ने पूरी लाइफ सब कुछ अटेंड किया है। हम लेट हो जाते थे हम कई बार, कि जैसे मेरे हस्बैंड बिजनेस से लेट आए, लेकिन सबको ये पता होता था कि पूनम आएगी जरूर, हम जरूर पहुंचते थे। और उसके बाद मेरे हस्बैंड जैसे बिजनेस करते थे तो बिजनेस वालों के बच्चों की शादियां होती हैं। ये भी बात आपको बड़ा मजा आएगा सुन के। तो सबकी बच्चों की शादियां होती थी, तो सब इनवाइटेड होते थे सब लोग। तो मैंने बहुत सारी शादियां ऐसे अटेंड किया है कि सब लोग जो होते थे ना, खाली जेंट्स होते थे बस। कोई अपनी बीवी को नहीं लाता था। सिर्फ एक कालरा साहब की बीवी पूनम कालरा हमेशा साथ होती थी। और लोग बोलते भी होंगे पीठ पीछे, सोचते भी होंगे कि देखो ये बंदा कभी अकेला नहीं आता। मेरे हस्बैंड आज तक कभी अकेले नहीं गए। मुझे आज तक नहीं समझ आया कि क्यों लेके जाते थे, लेकिन वो मेरे बिना आज तक कभी भी अकेले नहीं गए। नॉट अ सिंगल टाइम। ओके, ग्रेट मैम। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मेरा अगला सवाल है कि अब बच्चे बड़े हो गए, आपके स्कूल्स वगैरह पास आउट हो गए, फिर उनकी जॉब सेटल हुई, अपना बिजनेस शुरू किया, फिर शादी की बात आई। तो इन सिचुएशन, क्योंकि उनकी भी एक लाइफ रही है, उनकी वाइफ हैं, उनके साथ रिलेशन, सबसे पहले शादी का थोड़ा सा बताइए कि कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट रहा जहाँ पे आपका बड़ा योगदान रहा उन चीजों में, और कैसे हुआ ये सब चीजें? शादी में तो मेरा पूरा योगदान होता था। मेरे हस्बैंड जैसे मेरे तीनों बच्चों की शादियां हुई, मेरे हस्बैंड सिर्फ एक बार मेरे साथ जाते थे
जैसे हमारे बच्चों की शादियां सब 5 स्टार होटल में ही हुई हैं, सब सारे फंक्शन सब कुछ। मेरे हस्बैंड सिर्फ एक बार जाते थे होटल की बुकिंग करवाने के लिए, बस। उसके बाद वो कभी नहीं जाते थे। उसके बाद फ्लावर डेकोरेशन है, मेन्यू है, ये है वो है, सब मैं जाती थी। मैं शुरू से बहुत ऐसे रही हूँ, तो उनको कुछ टेंशन नहीं होती थी कि ये तो सब कुछ कर लेती है। तो और फिर उसके बाद क्या करते थे कि जैसे इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, शादी है, अपनी फैमिली के इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, सबके सामने बहुत ही आराम से बोलते थे, ये शादी ना सिंगल हैंडेड शादी है, सब कुछ पूनम ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं उनको बोलती थी क्यों बोल रहे हो? तो कहते थे किया ही तूने है तो क्यों नहीं बोल लूं। सोचो 100 लोगों के सामने मेरी तारीफ करते थे, एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार, हर शादी के बाद और कितनी बार। मुझे पता नहीं क्यों मेरा अपना एक परसेप्शन है इतने देर आपसे बात करने के बाद कि अगर इंसान, आप अपने घर पे अगर सो रहे हो, आप उठ के घर से 2 किलोमीटर चल लो, तो आप कम से कम 10 चीजें नई सीखोगे, आपको देखने को मिलेगा। आपने तो जीवन में इतना कुछ किया है, आपने तो इतना कुछ किया है जीवन में। मुझे लगता है कि अगर आप शादी में किसी भी काम को करवाते हो, उसी से आपको बहुत सारी लेसन मिल जाती है कि जीवन में कैसे बात करना चाहिए, किस टाइप के लोग होते हैं। आज आप कहते हो कि लोगों से कभी आपको धोखा नहीं मिला, ये नहीं मिला। रीजन इज वाई कि आप, मुझे लगता है आप बहुत कुछ पहले से जान रहे होते हो। मतलब आप किसी को, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और आप खुद जब गलत नहीं करते ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि दूसरा इंसान भी आपसे गलत नहीं करता। मेरे केस में तो ये ऐसे ही हुआ कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, तो भगवान ने मेरे साथ गलत होने भी नहीं दिया, भगवान ने नहीं होने दिया। ओके। अब एक और सवाल मेरा ये है, क्योंकि आपके 3 बच्चे हैं और जब उनकी शादियां हो गई है ना, तो कहीं ना कहीं एक भरा सा घर, सब बच्चे बाहर इधर उधर निकल गए, जब फिर आप अकेले होने लग गए धीरे धीरे, तो हाउ यू हैंडल? कुछ प्रॉब्लम्स हुई या उसको भी आपने बहुत स्मूथली हैंडल किया? ना, मैं तो बच्चों की शादी से पहले ही बहुत ही अकेली हो गई थी, क्योंकि तीनों बच्चे मेरे बाहर पढ़ते थे। ओके। दिल्ली से बाहर थे, तो मैं तो बहुत, उससे पहले भी मैंने 3-4 साल बिल्कुल अकेले होती थी मैं घर में। तो लोग मेरे से पूछते थे कि पूनम तू क्या करती है, तेरे बच्चे भी घर में नहीं होते, हस्बैंड भी तेरा सुबह चला जाता है, रात को आता है, शाम को आता है, जो भी, तो तू करती क्या है सारा दिन भर? मैंने कहा करती मैं हूँ, मैं बच्चों के फोन का इंतजार करती हूँ कि उस समय उसका फोन आएगा, उस समय उसका फोन आएगा, उस समय उसको फोन करना, उस समय उसका को करना। आधा दिन तो मेरा ये निकल जाता है। आधा दिन मेरा फ्रेंड्स के साथ किटियां डाल के टाइम पास होता था, बहुत अच्छी खुश रहती थी। और आधा टाइम हस्बैंड के साथ, हस्बैंड को डिनर विनर करने बाहर बहुत अच्छे लगते थे। मैंने अपनी लाइफ में, आप सोचो, जब मैं फ्रेंड्स के साथ जाती थी तो मैं लंच बाहर करती थी, और रात को मेरे हस्बैंड आते थे और कहते थे पूनम डिनर पे चलते हैं। मैंने कहा चावल ऊपर रखे हुए हैं, उबल रहे हैं। मैंने कहा चावल ऊपर रखे हुए हैं, सोचो पूरा खाना बना हुआ है। कहते मैं सुबह खा लूंगा। सुबह किसने खाना? सुबह तो खाने का सवाल ही नहीं पैदा होता ना, कि वो लंच लेके जाते थे, तो मैं रात वाला थोड़ी दूंगी। तो कहते थे मैं सुबह खा लूंगा, चल। मैंने पता नहीं कितनी बार उबलते हुए चावल गैस बंद करके और मैं डिनर पे गई हूँ। कि मैंने लंच भी बाहर किया, मैंने डिनर भी बाहर किया। मैं सिर्फ एक ब्रेकफास्ट घर में करती थी और एक शाम की चाय। पता नहीं कितने दिन ऐसे निकले होंगे, ग्रेट, याद ही नहीं। सो आपकी लाइफ जब इतनी अच्छी चल रही थी, सोशल लाइफ थी, फ्रेंड सर्कल था, सारा कुछ था, बस सडनली एकदम से आपने मोटिवेशन स्पीकर बनने का सोचा, और आपने सोचा कि आप लोगों की हेल्प करेंगे। आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाने लग गए 2020 में, आज से ठीक 5 साल पहले की बात है। कैसे सारी चीजें शुरुआत हुई? आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी, और ये बात मेरे से बहुत लोग पूछते हैं। कहाँ मेरी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट, फ्रेंड्स के साथ घिरी हुई, किटी पार्टी जाना, ये करना वो करना, दुनिया भर के काम। उसके बाद क्या हुआ कि जब कोविड आया जी, बस मैं ऐसे पता नहीं किस मूड में बैठी हुई थी, घर से बाहर तो निकलते नहीं थे, और बस ना मुझे वीडियो बनाने आते थे ना कुछ, और मैंने अपना फोन रखा अपने बेड पे और वीडियो बनाना शुरू किया, और वो वीडियो बनने लग गया। मैंने तो बस जो मेरे दिल में बातें थी ना, एक लेडी की लाइफ कैसी होती है, मैंने सारी उठा के बोल डाली, और पता नहीं 9 मिनट 20 सेकंड का वो वीडियो था, मुझे आज तक याद है। और उसके बाद मैंने उसको देखा नहीं, कुछ नहीं, और सीधा फेसबुक में बहुत अपनी फोटो डालती थी, बहुत ज़्यादा डालती थी, और फेसबुक में डाल दिया, उठा के डाल दिया। उसके बाद बहुत डर लगा कि मेरे हस्बैंड बोलेंगे, शोर मचाएंगे कि ये क्या डाल दिया, क्या कर रही है, बच्चे कहेंगे मम्मी आपका दिमाग खराब हो गया था। और फिर मुझे लगा कि मैं ना ये वीडियो डिलीट कर देती हूँ। डर गई एकदम से, सच में डर गई। डिलीट करने लगी, डिलीट करना ना आया, वो डिलीट हुआ नहीं। अब तो मतलब फंस गई, मतलब कुछ नहीं कर सकती थी। और फिर मैंने अपना फ़ोन बंद करके और दूसरे कमरे में रख दिया, और बहुत डर गई कि अब तो आज तो तमाशा होगा घर में। होगा ही कि बच्चे भी बोलेंगे, मेरे हस्बैंड भी बोलेंगे कि ये क्या किया तूने। 1 घंटा मैंने किसी के साथ कोई बात नहीं की, कुछ फ़ोन ही बंद कर दिया उठा के। 1 घंटे बाद जब मैंने फ़ोन उठाया,
इतनी मिस कॉल, इतने कमेंट्स। 5 साल पहले उस वीडियो पे 1000 व्यूज थे फेसबुक में, और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि पूनम वीडियो बना, वीडियो बना। 5-7 वीडियो तक लोगों ने मुझे चलाया कह कह के। उसके बाद मैंने दौड़ना अपने आप सीख लिया। मुझे किसी ने कुछ नहीं सिखाया, सच में मुझे किसी ने कुछ नहीं सिखाया। नहीं मैम, बिल्कुल। और सच में आपने वो जो स्ट्रगल, बट होता है ना कि आपने 2-3 वीडियोस बनाई, फिर आपके मन में आता है कि यार मैं क्या कर रही हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं, मैं उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के तो देखा ही नहीं। मैं फर्स्ट वीडियो में मेरी लाइफ 360 डिग्री पर टर्न कर गई एकदम। मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। फिर तो मेरे अंदर जितनी मोटिवेशनल बातें थी ना, थी बहुत सारी थी जो मुझे पता ही नहीं थी। वो जो निकलती गई। आज 700 वीडियो के बाद भी निकल देंगे। नहीं मैं बिल्कुल, वो पंकज त्रिपाठी की लाइन है कि कहते हैं ना, एक स्टार बचपन से स्टार होता है। तो आप स्टार तो बचपन से ही थे, बट वो एक वीडियोस के माध्यम से लोगों तक सामने तक आ पाए। आज आपके घर में जब मैं कई बार गया हूँ, मैंने देखा है अवार्ड्स आपको इतने मिले हुए हैं, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ अवार्ड मिला हुआ है। आप सीएम से मिले हुई हैं, आप कई लोगों से मिलते हैं, अलग अलग लोगों से जिन्होंने आपको सम्मान दिया है। तो डेफिनेटली आपने सच में इस लेवल पे, अगर मैं बोलूं, एक इंसान अपने जीवन में, कहते हैं लोगों को लाइफ में ना ब्रोक मिलता है, तकलीफ होती है, तब कुछ बड़ा बनता है। आपको तो सारी खुशियां थी आपके पास, सब कुछ। मुझे लगता है सबसे ज्यादा स्ट्रगल अगर आपने किया है कि सब कुछ होते हुए भी आपने नया नया चैलेंज लिया और उसको उस मुकाम तक पहुंचाया, ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने, अमरीश जी, मैं सच बता रही हूँ, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। मैं आज भी बहुत ज्यादा मेहनत करती हूँ, आज भी बहुत मेहनत करती हूँ। और मेरे पास इसका कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई जबरदस्ती है कि मैं वीडियो बनाऊं। कुछ नहीं, मैं ना बनाऊं, आज छोड़ दूं, मुझे कुछ वो नहीं। और मेरे को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा कि आप सोचो कि मेरी लाइफ में बहुत फर्क पड़ेगा। मैं लाइफ जैसी जी रही हूँ, मैं वैसी लाइफ फिर भी जीऊंगी। कोई एक दिन बताइए जिस दिन बड़ा आपको बहुत ज्यादा वीडियोस बनाई आपने, मतलब थकी हुई थी फिर भी आपने आप मैक्सिमम कितनी वीडियोस बनाई? एक दिन? यहाँ तो रोज बनाती हूँ, थकी हुई होती हूँ तो। कोई एक दिन जानना चाहता हूँ कि मैक्सिमम कितनी वीडियोस आपने बना दी? मैंने मैक्सिमम एक दिन में एट ए टाइम लगातार बार बार कपड़े चेंज करके 7 वीडियो प्रॉपर और 9-10 शॉर्ट्स। और फोटो तो आप कितने खिंचवाएंगी? फोटो तो फिर हर ड्रेस में होते हैं फोटो। ग्रेट। सोचो हर बार कपड़े चेंज करने। नहीं बहुत बड़ी बात है मैम, बहुत बड़ी बात है। आज भी करती हूँ। आज भी मैं बाहर कहीं गई होती हूँ और मैं घर आती हूँ, जब तो तैयार हुई होती हूँ, मुझे बड़ा लालच रहता है कि मैं तैयार हुई हुई हूँ तो ऐसे कैसे हो सकता है वीडियो ना बने। मेरे को, मैं जितनी मर्जी थकी हूँ, मुझे लगता ही नहीं है कि मैं थकी हुई हूँ। आपको पहली बार अपने ऊपर गर्व महसूस कब हुआ था? मेरी शादी हुई, मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ कि मेरी शादी इतने अच्छे लड़के से हो रही है। मेरी तो लाइफ ही बदल रही। जो मैं चाहती थी कि मेरा हस्बैंड वेल एजुकेटेड हो और मुझे जिंदगी में वो मिल गया, तो मुझे तो उससे ज्यादा प्राउड ही कहीं पर नहीं था। पहला प्राउड मुझे तब था। ग्रेट। नहीं बिल्कुल मैम, आपकी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल और जर्नी रही है। मुझे लगता है जो लोगों ने सुना होगा मैम को इतना, आपको अब लग रहा होगा कि यार कुछ तो अधूरा है, मैम के बारे में और जानना चाहता हूँ और चीज़ें सीखना चाहता हूँ। तो मैम पूनम कालरा पॉडकास्ट अगर आप लिख देंगे तो मैम के बारे में बहुत सारी वीडियोज़ आ जाएंगे सामने। इनफैक्ट पूनम कालरा 60 अगर आप लिखेंगे यूट्यूब चैनल पर तो वहाँ भी मैम की लॉन्ग वीडियो आना शुरू हो जाएगी। मैम का फेसबुक प्रोफाइल है, मैं आप लोगों से बोलूँगा कि डिस्क्रिप्शन में मैम का फेसबुक प्रोफाइल का लिंक है। आप जाके अगर मैम की पर्सनल चीज़ें आप जानना चाहते हैं कि मैम डेली मर्रा लाइफ में, डेली शॉर्ट्स में क्या कर रही हैं, है ना, उनका डेली लाइफ कैसा चल रहा है, तो आप वहां पे जरूर देखिए। एंड जाते जाते मैम मैं आपसे एक लाइन लोगों से कुछ बताइए। वो बड़े, अभी मान लीजिए जो लोग देख रहे हैं वो बड़े परेशान हैं 2 चीजों के लिए। पहला, उनका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा। दूसरा, वो पैसे नहीं कमा रहे हैं। इन दोनों चीज को कैसे ठीक किया जाए? रिलेशन तो देखो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे होगे, एक दूसरे की अच्छी बातें देखो। यहाँ पर क्या होता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की जो कमियां होती है ना, वो उनको गिनाते हैं बार बार कि तेरे में ये नहीं है, तेरे में ये नहीं है, तेरे में ये नहीं है। और हस्बैंड भी अपनी वाइफ को कहेगा। हस्बैंड तो वाइफ को सबसे पहला, तो मैं देखती हूँ कि जो होम मेकर हैं लेडीज, हस्बैंड तो सबसे पहली चीज उनको हमेशा कहता है कि तू तो करती क्या है घर में। मैंने ये इतना सुना है और मैंने ये बोला भी बहुत बार मैंने ये बोला है। जितनी बार मैंने सुना होगा ना, उतनी बार शायद मैंने ये बोला भी है। तो ऐसा करते हैं मैम से ना, रिलेशनशिप के ऊपर मुझे लगता है मैम से बेस्ट पर्सन कोई हो नहीं सकता। तो एक रिलेशन, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो
ब्रदर सिस्टर का हो, मॉम डैड का हो, है ना, लाइक फादर बेटे का रिलेशन हो, कैसा होना चाहिए रिलेशन और कैसे रिलेशन को ठीक करें, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ पे बात करेंगे। एंड थैंक यू सो मच मैम कि आपने अपनी पूरी जर्नी इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की और लोगों को हेल्प मिला होगा। थैंक यू सो मच, आपने पूनम्स माइक में अपनी अपनी लाइफ की जर्नी शेयर की। बिल्कुल, आपने पूछा, आपने सारे क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं अमरीश जी। थैंक यू मैम।